And here we go. This is CA Sharma mentor for CA Foundation Accounts. कैसे हो राजा? All well and set. क्या मेरी आवाज सबको आ रही है? Please give a thumbs up with yes or no. जल्दी जल्दी बताओ, क्या मेरी आवाज सबको आ रही है? Down da down da 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 da. जल्दी बताओ. सर आज राहुल सर के जगह आपने क्लास ले लिया क्या? यार राहुल सर बोले ऋषभ सर क्लास ले लो, मेरे को ना कुछ 200 एकड़ की प्रॉपर्टी खरीदने जाना है, तो 200 एकड़ की जब प्रॉपर्टी में खरीदने जाऊंगा तो हो सकता है मेरे को टाइम लग जाए, आप क्लास ले लो मेरे जगह। मैं सर फिर 200 एकड़ में मेरा कितना? बोले यार आपको 10 एकड़ दे दूंगा मैं। ये 10 एकड़ कब मिलेंगी? बोले आप सुबह की क्लास ले लो, आपको 10 एकड़ दे दूंगा। तो मैं बहुत मीन इंसान हूं, मैं प्रॉपर्टी के चक्कर में तुम्हारी क्लास ले रहा हूं सुबह सुबह। ओके, अलाइंड है? तो अब तुमको इस प्रॉपर्टी में कितना हिस्सा चाहिए ये बताओ, जल्दी बताओ। मैं ज्यादा नहीं दूंगा, सबको एक एक स्क्वायर फुट दे दूंगा। अब बहुत सारे बच्चे हैं ना, तो एक एक स्क्वायर फुट सबको दे दूंगा, ठीक है भाई? अब भाई खुश तो रहोगा ना? राहुल सर 10 एकड़ जमीन दे रहे हैं 200 एकड़ में, रोड टच प्रॉपर्टी है, मेरी पुश्तों के काम आएगी, तुमको लगती मजाक? आठ एकड़ हमें दे दो। वाह 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 वाह, नालायकी देखो, 10 एकड़ में से 8 एकड़ तुमको चाहिए। वाह जी वाह, ये सही है। गांव 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 में प्रॉपर्टी बटी नहीं कि सब डकैत आ गए बोले हमारा भी हिस्सा है इसके अंदर। ये काम बचे बस अभी तुमको। हाँ तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन। सर यार कल ना हमको डीआरआर में थोड़ा बहुत दिक्कत जा रहा था, फिर जर्नल एंट्री में दिक्कत जा रहा था, और सर हमको ये नहीं समझा कि आपने इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस में क्यों डाला, वो तो ईयर एंड पे डालते हैं ना। अरे पूरी बातें डिस्कस कर लेंगे, चिंता मत करो। चलो एक क्विक रिकैप लेते हैं, एक क्विक रिकैप हो जाए, एक क्विक रिकैप हो जाए तो चलो स्टार्ट करते हैं मुन्ना। लेट्स स्टार्ट। सर सबसे पहले ना कल आपने कहा था कुछ सेक्शंस है, ओके? कुछ सेक्शन है, सेक्शन 71(1), सेक्शन 71(2) और सेक्शन 71(4). ओके, ये 3 सेक्शन है जो हमने कल पढ़े थे। अब अगर मैं सेक्शन 71(1) की बात करता हूं, ये क्या बोलता है कि भाई साहब आप कन्वर्टिबल डिबेंचर इशू कर सकते हो। वो डिबेंचर जो आप शेयर में कन्वर्ट करोगे, और कन्वर्टेबल जब डिबेंचर आप इशू करोगे तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, अदरवाइज आप इशू नहीं कर सकते। डन। सेक्शन 71(2) क्या बोलता है कि डिबेंचर के पास वोटिंग राइट्स नहीं रहेंगे। वोटिंग राइट्स रहेंगे क्या? नॉय बेटा, वोटिंग राइट्स नहीं रहेंगे। और 71(4) क्या बोलता है कि जो भी कंपनी डिबेंचर इशू करती है उन्हें डीआरआर बनाना चाहिए। उन्हें क्या बनाना चाहिए? डीआरआर बनाना चाहिए। डन। अब आगे की बात करते हैं कि डीआरआर सर उसके बाद ना बनाना चाहिए ऐसा आप बोल रहे हो, लेकिन यहां पे वर्ड है मे का मतलब इट्स नॉट कंपल्सरी, इट्स नॉट कंपल्सरी। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। अगर कंपल्सरी नहीं है तो आखिर बनाना किसको है? डीआरआर एक रिजर्व होता है, डीआरआर एक रिजर्व है, और ये रिजर्व कैसे बनाया जाता है? ये रिजर्व बनाया जाता है प्रॉफिट को कम करके और डीआरआर में क्रेडिट करके।
प्रॉफिट को कम किया और डीआरआर में क्रेडिट किया। डन। अच्छा, डीआरआई कैसा बनाना चाहते हैं? डीआरआई मतलब ये एक इन्वेस्टमेंट है। क्या है ये? एक इन्वेस्टमेंट है। तो जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका बैंक का बैलेंस कम होगा और आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। आपका बैंक का बैलेंस कम होगा और आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। अब कौन से कंपनी को डीआरआर बनाना है, कौन से कंपनी को डीआरआई बनाना है, यह थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। देखो, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब 100 बात की एक बात, वो लोग जो आरबीआई के अंदर रेगुलेट होते हैं, क्या उन्हें डीआरआर बनाना है? नो डीआरआर। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, एलआईसी वगैरह होती है, एलआईसी वगैरह होती है। अच्छा, एलआईसी तो गवर्नमेंट की कंपनी है, तो क्या गवर्नमेंट की कंपनी लाइक एलआईसी को चिंता करने की नीड है क्या? अगर एलआईसी ने डिबेंचर इशू किए तो देश की जनता को चिंता करने की नीड है क्या? नहीं। कल को अगर एलआईसी डिबेंचर का लोन का पैसा नहीं चुका पा रही तो गवर्नमेंट चुकाएंगी। तो क्या यहां पे डीआरआर का नीड है क्या? नहीं। अब क्योंकि यहां पे बड़े लेवल पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, तो इनको डीआरआर का भी नीड नहीं है। नो डीआरआर, नो डीआरआई। ये हो गई बड़े लेवल की बातें, ये हो गई बड़े लेवल की बातें। ठीक है, अब हम बात करते हैं छोटे लेवल की। अब हम किसकी बात करेंगे? थोड़े से छोटे लेवल की बात करेंगे। ठीक है, व्हाट इज द छोटा लेवल? इनके नीचे वाली कंपनी। अब नीचे वाली कंपनी मतलब लिस्टेड एनबीएफसी। अच्छा, एक बात बताओ, एचडीएफसी बैंक बड़ी कंपनी है कि बजाज फिनसर्व बड़ी कंपनी है? आई रिपीट माई सेंटेंस, एचडीएफसी बैंक का वैल्यूएशन, मार्केट कैप या जो भी आप बोलो, अगर आप बोलोगे एचडीएफसी बैंक की नेटवर्थ ज्यादा है कि बजाज फिनसर्व की नेटवर्थ ज्यादा है, बट ऑब्वियस एचडीएफसी बैंक की नेटवर्थ ज्यादा है, क्योंकि बजाज फिनसर्व एक एनबीएफसी है। अब एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ये वो कंपनीज होती है जो पब्लिक से डिपॉजिट नहीं ले सकती। एचडीएफसी बैंकिंग कंपनी है, बजाज फिनसर्व नॉन बैंकिंग कंपनी है। बैंकिंग कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट ले सकती है और नॉन बैंकिंग पब्लिक से डिपॉजिट नहीं ले सकती है। तो अब एनबीएफसी लिस्टेड हो कि अनलिस्टेड हो, आई रिपीट, एनबीएफसी लिस्टेड हो कि अनलिस्टेड हो, क्या उसे डीआरआर बनाना है? नहीं। हाउसिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, वो कंपनीज जो कहीं ना कहीं घर के डेवलपमेंट में, उसके फाइनेंसिंग में डील करती है, ऐसी कंपनी लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, क्या इनको डीआरआर बनाना है? नहीं। लेकिन लॉ का मानना है कि ये कंपनी थोड़ी सी छोटी होती है कंपेयर टू ये कंपनीज, तो इनको हम ना बोलते हैं, इनको बोलेंगे बट डीआरआई इज नीडेड। यार तुम डीआरआई तो कर लो, मतलब तुम 15% पैसा इन्वेस्ट करो। डीआरआर की कंडीशन है 10% और डीआरआई की कंडीशन है 15%। ओके, तो 100 बात की एक बात, तुम 10% अलग मत करो, लेकिन तुम इन्वेस्टमेंट तो करो 15% का। 15% का इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा। तो यहां पे डीआरआर का नीड नहीं है, बट डीआरआई इज नीडेड। अब आते हैं अदर लिस्टेड कंपनी लाइक अपने मुकू भाई, अदानी भाई, टाटा भाई, ये हो गई अदर लिस्टेड कंपनी। ठीक है, लिस्टेड मतलब वो कंपनी जो स्टॉक मार्केट में है, अनलिस्टेड मतलब स्टॉक मार्केट में नहीं है। तो अदर लिस्टेड कंपनी, हमने बोला कि तुम बड़ी कंपनीज तो हो, लेकिन तुम्हारे पे ना गवर्नमेंट का पूरा हाथ नहीं है, तो तुम भले ही डीआरआर मत बनाओ, लेकिन तुमको डीआरआई बनाना पड़ेगा।
और इसके अलावा कोई और अनलिस्टेड कंपनी है, तो भाई साहब तुमको DRR भी लगेगा और DRI भी लगेगा। होप सो सबको ये क्लियर है। इज एवरीवन क्लियर? शैल वी मूव फर्दर? तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमने कल एक क्वेश्चन किया था, आज अब ऑनेस्टली बताता हूं, ऑनेस्टली सुनो। आज का पहला लेक्चर लेने का इंटेंशन ही ये था कि क्या होता है, कभी कभी कोई टॉपिक आप बहुत ज्यादा सैचुरेट हो चुके हो, क्योंकि क्या है, मेरे पहले एक क्लास हुई है, फिर सुबह आप जल्दी उठे हो तो दिमाग में जाता नहीं है। तो कल मैंने ये फील किया कि शायद एक इजी टॉपिक आपके दिमाग में नहीं जा रहा था, बिकॉज आप शायद सैचुरेटेड हो चुके थे। तो मैंने अपना आज का क्लास मॉर्निंग पे शिफ्ट कर लिया, ताकि एक जो टॉपिक है, जो शायद से थियरी से लिंक्ड टॉपिक है, वो आपको इजीली हो जाए पहले लेक्चर के अंदर, क्योंकि आपका दिमाग अब फ्रेश है, आप शायद उसको एक्सेप्ट करना सीख लोगे। हाँ भाई ठीक है, ओके ओके, सुबह सुबह हो जाएगा, ले लेंगे घेर लेंगे, ले लेंगे घेर लेंगे। थर्ड है, तो चल स्टार्ट करते हैं कल के क्वेश्चन के साथ। ये पूरा थियरी है जो हमने डिस्कस किया अभी। स्टार्ट करते हैं बेटा। अब जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करो, जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करो, तो याद रखना सबसे पहले आपको यह चेक करना है कि वो कौन से टाइप की कंपनी है। हेलो हेलो, लिसन टू मी केयरफुली, नॉक नॉक, इधर इधर इधर। सबसे पहले आपको यह चेक करना है कि वो कौन से टाइप की कंपनी है। जिस टाइप की कंपनी है उसके अकॉर्डिंग आपको यह चेक करना है, क्या DRR का नीड है, DRI का नीड है क्या, ये चीज आपको चेक करनी है, और चेक करके ही क्वेश्चन के तरफ आगे बढ़ना। डन? चलो सर, अब ना DRR और DRI दोनों से जो रिलेटेड एंट्रीज है वो मैंने अलग अलग लिख दिया। DRR की 2 एंट्री है। DRR की कितनी एंट्री है? 2 एंट्री है, ठीक है। पहली एंट्री आप DRR जब क्रिएट करोगे, और दूसरी एंट्री रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के बाद। रिडम्पशन मतलब आपने डिबेंचर का रीपेमेंट कर दिया। आपने क्या कर दिया? डिबेंचर्स का रीपेमेंट कर दिया। रीपेमेंट करने के बाद अलाइंड है सब यहां पे। तो यहां पे 2 एंट्री होगी। पहली एंट्री, जब आप DRR बनाओगे मिनिमम 10%, और एक जब आप डिबेंचर का रीपेमेंट कर दोगे तब एक एंट्री आएगी। तो जब हम DRR क्रिएट करते हैं तो आपकी एंट्री क्या है? प्रॉफिट को कम करना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, DRR क्रेडिट। और रिडम्पशन के बाद ये DRR रिजर्व को खत्म करना है, क्रेडिट को खत्म करना है, तो डेबिट। और ये पैसा आप कहां ट्रांसफर कर दोगे? ये अमाउंट आप कहां ट्रांसफर कर दोगे? जनरल रिजर्व में। ओके ठीक है। अब अगर मैं DRI की बात करूं, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब आपने कोई इन्वेस्टमेंट खरीदा। अच्छा, जब मैं इन्वेस्टमेंट खरीदता हूं तो मुझे कुछ ना कुछ उस पर कमाई होगी। अब कमाई क्या होती है? हम ऐसे इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं जिन इन्वेस्टमेंट में मुझे इंटरेस्ट मिलता है। डन? तो पहली एंट्री, मैं इन्वेस्टमेंट खरीदूंगा तो पैसा गया, इन्वेस्टमेंट एक एसेट है, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। डन? लेट्स मूव फर्दर। अब इस इन्वेस्टमेंट पे मुझे कमाई होगी, साल भर में कुछ ना कुछ तो कमाई होगी भाई साहब। यस, तो कमाई मेरे बैंक अकाउंट में आएंगी। कमाई कहां पे आएंगी? मेरे बैंक अकाउंट में आएगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन DRI। अब ईयर एंड पे ऑन ईयर एंड, अब देखो जब हम ये सॉल्व कर रहे थे ना क्वेश्चन, अब से पहले बार जब हमने पहली बार सॉल्व किया था,
मैंने ईयर एंड वेयर एंड को इग्नोर करते हुए सॉल्व किया था। अब हम थोड़ा सा टेक्निकलिटी पे बात करेंगे कि सर हमें आपने यह सिखाया है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नॉमिनल अकाउंट ईयर एंड पे ट्रांसफर होते हैं। परफेक्ट। तो ऑन ईयर एंड आपकी एंट्री होंगी इंटरेस्ट ऑन DRI अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन DRI अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एंट्री हम कब मारेंगे? ये एंट्री हम ईयर एंड पे मारेंगे। थर्ड है यहां पे सबको। और अब ये इन्वेस्टमेंट हमने क्यों किए थे भैया? जब रिडम्पशन की बारी आएगी, जब रिडम्पशन की बारी आएगी हम इन इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे, बेच के पैसा आएगा। आई रिपीट, एक्शन देखो, हम इन इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे, बेच के पैसा आएगा और वो पैसे को हम रिडम्पशन के लिए यूज करेंगे। डन? चल, तो अब उसी क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो जाए। एक दो क्वेश्चन आपने सेम टाइप के कर लिए तो हमारा थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाता है कि हां भाई ऐसा ही करना पड़ता है, ऐसा 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 सीक्वेंस होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। बड़े ही इत्मीनान से एक एक लाइन को पढ़ते हुए चलते हैं। ठीक है मुन्ना? द फॉलोइंग बैलेंसेस appeared in the books of company। बुक्स ऑफ कंपनी मतलब कहीं ना कहीं बता रहा है कि कंपनी की बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट के अंदर ये सब बैलेंसेस आपको दिख रहे हैं। आर वी क्लियर? ओके सर, डन। चलो, अब क्वेश्चन आपको बता रहा है कि ये कंपनी कौन सी है। ये एक ऐसी कंपनी है जो कि अनलिस्टेड है। अच्छा, चलो आ जाओ। अनलिस्टेड है, ठीक है। अब अनलिस्टेड के रिगार्डिंग दो चीजें, क्या ये एक अनलिस्टेड एनबीएफसी या हाउसिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है क्या? चेक करते हैं, चलो चेक करेंगे अच्छे से। सर ये एक अनलिस्टेड कंपनी है अदर देन एएफआई को तो नो डीआरआर रहता है। ओके, बैंकिंग कंपनी को भी नो डीआरआर रहता है। एनबीएफसी, एचएफसी लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, इनको भी नो डीआरआर रहता है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो कंपनी है ना, ये कंपनी ना ही एआईएफआई है, ना ही ये बैंकिंग कंपनी है, ना ही एनबीएफसी है, ना ही ये हाउसिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है। जब ये कुछ भी नहीं है बट फिर भी ये अनलिस्टेड है, तो भाई साहब यहां पे डीआरआर लगेगा। यहां पे क्या लगेगा? डीआरआर लगेगा और डीआरआई भी लगेगा। डीआरआर कितना लगेगा? 10% मिनिमम। डीआरआई कितना लगेगा? 15% मिनिमम। ओके, डीआरआर 10%, डीआरआई 15%। मतलब आपको रिजर्व बनाना है 10% का मिनिमम और इन्वेस्टमेंट करना है 15% का। किसका वो आगे बढ़ते हैं। एज ऑन 31 दिसंबर 2021 6% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। तो ये 6% डिबेंचर है। मतलब कंपनी ने 6% डिबेंचर इशू किए हैं जिनका फेस वैल्यू ₹100 ईच है। और कितने डिबेंचर्स हैं? 10,000 डिबेंचर। 10,000 डिबेंचर और हर डिबेंचर का फेस वैल्यू क्या है? ₹100। तो आपका टोटल फेस वैल्यू क्या है? 10 लाख। आपका टोटल फेस वैल्यू क्या है? 10 लाख। ये वो अमाउंट है जो मुझे चुकाना पड़ेगा फेस वैल्यू का जब मैं डिबेंचर को रिडीम करूंगा।
तो DRR 10 लाख का 10% होगा और DRI 10 लाख का 15% होगा। 10 लाख का 10% और 10 लाख का 15%। ओके, 10 लाख का 10% कितना होता है? 1 लाख। और 10 लाख का 15% कितना होता है? 1.5 लाख। सर आपके हैंडराइटिंग को क्या हुआ? अरे बेटा वो आपको जेन्युइनली बताओ, ये जो पेन है ना, ये भी एक पेन होती है। हो गया बेटा, अब इसकी उम्र हो गई है, घस गई है, नई मंगवानी पड़ेगी। तो आज हम पीडब्ल्यू को बोलेंगे हमको नया पेन चाहिए लिखने के लिए। ओके, तो ये नया पेन लगेगा मेरे को। अब ये पेन घस चुका है पूरा, इसकी उम्र हो चली है। तो अब इसका एक नजारा आप जो भी बोलो ये है कि जैसे जैसे पेन घसते जाती है वैसे वैसे हैंडराइटिंग खराब होते जाती है। होता है कभी कभी, लिख लिख के पेन घस चुकी है अब। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, DRR 1 लाख रुपए होना चाहिए, DRI 1.5 लाख रुपए होना चाहिए। ठीक है, इतना होना चाहिए। अब ना हम कंपेयर करेंगे कि बैलेंस शीट में ऑलरेडी कितना है। भाई अगर ऑलरेडी इन्होंने बनाया हुआ है तो मैं क्यों जबरदस्ती काढ़ी करूंगा और बनाने की? लॉ ने क्या बोला है? 10% 15% बनाने का है। ऑलरेडी बना हुआ है तो क्यों दिमाग में सरदर्दी करूंगा? तो चलो चेक करते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व है 50,000 रुपए का। तो आपका DRR कितना है? DRR है 50,000 रुपए का। ओके, और इन्वेस्टमेंट इन डिपॉजिट विद शेड्यूल बैंक फ्री फ्रॉम एनी चार्ज इज 1.5 लाख। तो आपका ये 1.5 लाख है, ये क्या है? 1.5 लाख। तो अब सर सिंपल बात है, अब सिंपल बात है, देखो यहां तो एक छोटू सा बच्चा भी बता देगा। क्या आपको DRI का कुछ भी इफेक्ट लेना है क्या? नहीं। इसकी कोई जर्नल एंट्री आएंगी क्या? नहीं सर। नो नीड टू इन्वेस्ट मोर। आपको और इन्वेस्टमेंट करने का नीड नहीं है। जितना लगता था उतना आपने किया हुआ है। अब हम बात करते हैं DRR की। DRR कितना होना चाहिए? 1 लाख होना चाहिए। आपका अभी कितना है? 50,000 है, मतलब 50,000 कम है। तो भैया 50,000 DRR is to be created। 50,000 का और DRR क्रिएट करना पड़ेगा। सॉर्टेड है? एक बच्चा बोल रहा है आपकी जिंदगी में तो पेन घस गई है, बट हमारी जिंदगी में आगे और घसाई बाकी है। वो घसाई काय की है? वो घसाई है CA इंटर की। वो घसाई काय की है? CA फाइनल की। एक बात बताओ बेटा, एक बात बताओ, ये पेन जो मैंने घसी है, ये पेन घस गई है? ओके, ये पेन जो घस गई है ये क्यों घसी है? मैंने ये बोर्ड पे लिख लिख के पढ़ाया है, क्लासेस लिए, तो ये पेन घसी है। अच्छा, ये पेन घसी है, मैंने लिख लिख के पढ़ाया है, तो क्या मैंने ग्रो किया है? हां, ठीक है। तो घसाई इज इक्वल टू ग्रोथ। ठीक है, देखो
नाम में ही सब है। घसाई इज इक्वल टू ग्रोथ। पेन की घसाई, टीचर का ग्रोथ। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। बड़ा बकवास सा जोक था, बड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपको यह सोच सकता है कि सर ओल्ड डीआरआर मिला के 10%, अरे नहीं, टोटल 10% चाहिए। टोटल कितना चाहिए? 10%। अब ऑलरेडी कुछ पड़ा हुआ है तो हम वो चेक कर लेंगे। टोटल डीआरआर कितना चाहिए? 10 लाख का 10%, 1 लाख। ऑलरेडी कितना है? 50,000। तो और 50,000 का आपको डीआरआर बनाना पड़ेगा। आर वी क्लियर? चलो, चलिए सर, अब ना हम जर्नल एंट्री की तरफ मूव करते हैं, पूरा क्वेश्चन पढ़ के। लेकिन इस पे इंटरेस्ट है 4% पर एनम। तो जो मेरा ये इन्वेस्टमेंट है, इस पे इंटरेस्ट है 4% पर एनम का, और ये इंटरेस्ट रिसीवेबल होता है ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। बैंक बैलेंस विथ कंपनी इज 9 लाख। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हैड बीन पेड अप टू 31 दिसंबर 2021। तो मेरा ईयर एंड कब होता है? 31 दिसंबर 21। इंटरेस्ट पेड टिल 31 December 21 on February 28, 2022, that is after 2 months. After 2 months, that is 28th Feb 2022, डिबेंचर्स को आपने रिडीम किया, प्लस इंटरेस्ट पे किया 2 महीनों का। ओके, आपने 2 महीनों का इंटरेस्ट भी पे किया। अलाइंड है यहां पे सब? तो अब देखो, पूरा क्वेश्चन आपके सामने है। लेट्स ट्राई एंड कंक्लूड द क्वेश्चन। हम इस क्वेश्चन को खत्म करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मेरे को डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा एडिशनल। तो सर उसकी एंट्री क्या होगी? आपकी सबसे पहली वाली एंट्री होगी कि डीआरआर 50,000 का बनाना है। डीआरआर किससे क्रिएट होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर अकाउंट। कितने से डीआरआर बढ़ाना है? सर 50,000 ऑलरेडी है, 50,000 और चाहिए। तो टोटल डीआरआर आपका कितना हो जाएगा? टोटल डीआरआर आपका 1 लाख हो जाएगा। 50,000 ऑलरेडी है, 50,000 और बढ़ा दिया तो टोटल 1 लाख का हो गया। सेकेंड एंट्री। अब भाई साहब आप ये समझो, अब आप आ चुके हो रिडम्पशन की तरफ। तो डीआरआई इन्वेस्टमेंट वाली एंट्री होंगी क्या? नो नीड टू इन्वेस्ट मोर इन डीआरआई। सर ये चीज एग्जाम में लिखने का नीड है क्या? नहीं, ये आपके लिए लिखा है मैंने। अब सर देखिए, अब नहीं, अब क्या हुआ, हमने 2 महीने बाद रिडीम किया। तो 2 महीने बाद हमने रिडीम किया, तो जो डिबेंचर हम रिडीम कर रहे हैं उस पर हम 2 महीने का ब्याज दे रहे हैं। तो 2 महीने का अगर हम इंटरेस्ट डिबेंचर पे कर रहे हैं, तो जो हमने इन्वेस्टमेंट किए हैं उसका इंटरेस्ट भी तो हमको मिलेगा। मैं हाँ बेटा सही बात है। तो सर वो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर लो, कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन
DRI अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन DRI। अच्छा, कितना है? 10 लाख का इन्वेस्टमेंट पे ब्याज का रेट क्या है? 4%। कितने महीने के लिए? 2 महीने के लिए। ओहो, 10 लाख नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, 1.5 लाख। कितना? 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट है। जितने का इन्वेस्टमेंट रहेगा उतने पे ब्याज आएगा ना। 1.5 लाख का 4%, साल भर के लिए होता है। हमारा तो 2 महीने का हिसाब किताब है। तो चलो बोलो कितना आएगा? जल्दी जल्दी बेटा, जल्दी जल्दी। 1.5 लाख का 4% इंटू 2 डिवाइड बाय 12। सर ये तो 1,000 रुपए हो गया। ये आपको 1,000 रुपए का ब्याज मिल गया। सॉर्टेड है यहां पे सबको? ठीक है सर। अब सर एक चीज आप ध्यान रखना, ईयर एंड पे ये इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जरूर ट्रांसफर करना। मैं ठीक है बेटा, बिल्कुल कर देंगे। तो अब जो हमारा इन्वेस्टमेंट था उस पे हमें इनकम हुआ है, हमारा ये इनकम है हमारे इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है, फिर हम 28 फरवरी को रिडीम कर रहे हैं तो 2 महीने का ब्याज देना पड़ेगा। हमने डिबेंचर इशू नाम के चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ के आए हैं कि इंटरेस्ट का एंट्री कैसे होता है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर मिले खर्चा है, और ये इंटरेस्ट किसको पेबल है? डिबेंचर होल्डर को पेबल है। सर अब जब हम इशू ऑफ डिबेंचर चैप्टर पढ़े थे तब हमने टीडीएस के बारे में पढ़ा था। आपने कहा था इफ क्वेश्चन इज साइलेंट टीडीएस का रेट 10% रहेगा। बिल्कुल, मैंने वहां पे 2 चीजें लिखी थी। क्या क्वेश्चन में, एक काम करते हैं इसको साइड कर लेते थोड़ा, क्या क्वेश्चन में टीडीएस के बारे में बोला क्या? नहीं। तो रेट के बारे में कुछ बात होगी क्या? नहीं। क्वेश्चन में तो टीडीएस के बारे में नहीं बोला। मैंने आपको क्या बोला था? अगर क्वेश्चन में टीडीएस के बारे में वो बोलता है और रेट गिवन नहीं है तो 10% लेना। यहां पे तो बोला ही नहीं, और टीडीएस के बारे में नहीं बोला तो रेट के बारे में बोलेगा क्या? नहीं। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर मेरे लिए खर्चा है। अच्छा, कितना? इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे दिया जाता है। फेस वैल्यू कितना है? 10 लाख। 10 लाख का, अच्छा ये इंटरेस्ट का रेट क्या है? 6%। ये इंटरेस्ट का रेट क्या है? 6%। 10 लाख का 6% 2 महीनों के लिए, 10 लाख का 6% होता है 60,000। 60,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 12, तो मेरा ब्याज कितना हो गया? 10,000। मेरा ब्याज कितना हो गया? 10,000। ओके, डन एंड डस्टेड। ठीक है सर। अब बारी आ चुकी है कि डिबेंचर को रिडीम करेंगे। अब सुनो, एकदम सिंपल चीज है। इन्वेस्टमेंट पे ब्याज आ गया, जो लोन जो डिबेंचर मैंने इशू किए हुए उस पे मैंने ब्याज दे दिया। अब जो मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है ये 1.5 लाख की, ये 1.5 लाख की क्यों की हुई है? कि जब भी मैं रिडीम करूंगा तब मैं ये 1.5 लाख के इन्वेस्टमेंट बेच दूंगा ताकि पैसे का जुगाड़ कर लो। 4th एंट्री, डिबेंचर इन्वेस्टमेंट हम बेच रहे हैं, बेचेंगे तो पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब क्वेश्चन ने बोला है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये पार पे बिकी। पार पे बिकी मतलब जितनी बैलेंस शीट में गिवन है उतनी ही बिकी। 1.5 लाख, 1.5 लाख। डन। अब सर
आपने एक और चीज बोला था DRR के बारे में। देखो DRI खत्म हो गया, अब DRR की बात करते हैं। DRR हमने बनाया, रिडम्पशन के बाद DRR आपको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। यस, यस और नो? यस सर, ठीक है। तो सर रिडम्पशन कर ले पहले, ये तो आपने इन्वेस्टमेंट बेचा। हां बेटा, चलो रिडम्पशन कर लेते हैं। फिफ्थ एंट्री, डिबेंचर को रिडीम कर रहे हैं, वो एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी होती है क्रेडिट, क्रेडिट को खत्म करना है तो डेबिट। तो 6% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। क्या मैं प्रीमियम पे कर रहा हूं क्या? हां सर, आप प्रीमियम पे कर रहे हो। डिबेंचर प्रीमियम पेबल अकाउंट। अच्छा, कितना प्रीमियम पे कर रहे हैं? सर ये प्रीमियम तो हमको पहले से ही पता था। यस बेटा, पता था। तो प्रीमियम पेबल एक लाइबिलिटी होती है, बिल्कुल। क्या वो लाइबिलिटी स्क्वायर ऑफ हो रही है? हां जी। 2 बैंक अकाउंट। ओके, मेरा फेस वैल्यू कितना है? 10 लाख। यहां पे अब गिवन है कि जो डिबेंचर रिडीम हो रहे हैं वो रिडीम हो रहे हैं 101 रुपए पे। कितने पे रिडीम हो रहे हैं? 101 रुपए पे। 100 रुपए फेस वैल्यू है, 1 रुपए प्रीमियम है। तो 10,000 डिबेंचर, हर डिबेंचर पे 1 रुपए का प्रीमियम, तो ये हो गया 10,000। तो टोटल मेरे बैंक अकाउंट से कितना चला गया? 10,10,000 रुपए। चलो डिबेंचर भी रिडीम हो गए। अब जो हमारा DRR है, 50,000 अभी का है, 50,000 बैलेंस शीट में दिख रहा है, उसको हम ट्रांसफर कर देंगे जनरल रिजर्व के अंदर। कहां ट्रांसफर कर देंगे हम? जनरल रिजर्व के अंदर। टोटल कितना है? 50,000 बैलेंस शीट में दिख रहा है, 50,000 और हमने बनाया, टोटल 1 लाख। ऑन ईयर एंड, ईयर एंड पे 2 एंट्री और होंगी, ईयर एंड पे 2 एंट्री और होगी। पहली ये इंटरेस्ट को ट्रांसफर करने की, इंटरेस्ट ऑन DRI अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना? 1,000, 1,000। और ईयर एंड पे एक और एंट्री होंगी इस इंटरेस्ट को ट्रांसफर करने की। ये खर्चा है तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट, $10,000। ओके, सॉर्टेड है भाई, ठीक है। अब सर ये डिबेंचर प्रीमियम पेबल के जगह हम प्रीमियम पेबल और रिडम्पशन लिख सकते हैं? यस लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आर वी क्लियर? सर ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है क्वेश्चन का। हां, अच्छा एग्जाम में क्या हमें जर्नल एंट्री पास करनी है? अगर आप आपका ICI का मॉड्यूल उठाओगे तो आपको वो बोलता है कि DRR अकाउंट बना के दिखाओ, डिबेंचर अकाउंट बना के दिखाओ, तो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है सर, ये एंट्री ईयर एंड वाली हम बीच में लिख सकते हैं क्या? देखो बेटा, जब मैंने पहली बार सॉल्व किया था, मैं आपको एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने उसको साथ में लिख दिया था, बट क्योंकि नॉमिनल अकाउंट ईयर एंड पे क्लोज होते हैं तो ये एंट्री ईयर एंड पे ही आएंगी। ठीक है सर, अब अकाउंट बना दो ना, पहले एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद हम कन्वर्जन की बातें करेंगे, और उसके बाद अगर समय मिला तो हम अकाउंट बनाएंगे। डन? सर एग्जाम में हमें जो हमने पहली बार सॉल्व किया था वैसा करना है कि ये करना है? ये करना है, सॉल्व है, ये करना है हमें। चलिए
एक और क्वेश्चन है आपके सामने, थोड़ा सा वापस से आप वही सेम इंटरेस्ट के साथ इस क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे और मैं आपको टाइम देता हूं इस क्वेश्चन पढ़ने का। कितना टाइम चाहिए? पूरा क्वेश्चन पढ़ो। जो जो चीजें मैंने देखी थी जब मैं पहली बार क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था वो सेम चीज आपको देखनी है, पिन टू पियानो। चलिए, यस, इसी सीक्वेंस में लिखना है बेटा। प्रीमियम वाला बता दूं? प्रीमियम वाला क्या बताना है बेटा? 10,000 डिबेंचर, हर डिबेंचर पे 1 रुपए का प्रीमियम, तो 10,000 का प्रीमियम। जब इशू हुआ था तो प्रीमियम को हमने क्रेडिट किया था, अब जब हम प्रीमियम पे करेंगे तो हम उसे डेबिट कर रहे हैं। चलो आइए जल्दी, 1.5 मिनट बाकी है। रुक जाओ बेटा, आईसीआई से कंपेयर बाद में करो आप, पहले ना कंसेप्ट एक बार बिल्ड कर लो। फिर आईसीआई ने एक एंट्री एडिशनल मारी हुई है, वो हम समझेंगे क्यों मारी हुई है, ठीक है? हाँ ठीक है, इलस्ट्रेशन 2 होगा ये, ओके, नॉट अ बिग इशू। चलो स्टार्ट करते हैं। सर आईसीआई ने ना एक एंट्री मारी हुई है, मॉड्यूल के अंदर गिवन है सर, वो एंट्री हम पास नहीं करेंगे क्या? बेटा वो एंट्री हम बाद में देखेंगे, आप लॉजिक पे ध्यान दो, आप कंसेप्ट पे ध्यान दो। वो एंट्री के पीछे कोई लॉजिक नहीं है आईसीआई का, एक रीजन है। वो रीजन जब आपको हर चीज क्लियरली समझ चुकी है तब वो रीजन अगर मैं समझाऊंगा तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो अब वापस से ये क्वेश्चन करते हैं। द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ पैराडाइज लिमिटेड। सबसे पहले मेरे को यह देखना है पैराडाइज लिमिटेड जो है वो कौन से टाइप की कंपनी है, ठीक है? चलो चेक करें कौन से टाइप की कंपनी है। सर वो एक अनलिस्टेड कंपनी है, परफेक्ट। और वो AIFI भी नहीं है, बैंकिंग भी नहीं है, NBFC नहीं है, HFC भी नहीं है। तो सर इस पे DRR का 10% क्राइटेरिया लागू है और DRI का 15% क्राइटेरिया लागू है। ओके, तो अब सर DRR कितना होना चाहिए? जितने डिबेंचर का रीपेमेंट करने वाले हो उतने डिबेंचर का 10%। तो सर 7.5 लाख फेस वैल्यू है डिबेंचर का, ठीक है? तो 7.5 लाख का 10% दैट इज 75,000 रुपए क्या होना चाहिए मेरा? DRR होना चाहिए। DRI कितना होना चाहिए? 7.5 लाख का 15% होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है? फिर हम चेक करेंगे एक्चुअल में कितना पड़ा है। 7.5 लाख का 15%, 1,12,500। इतना होना चाहिए। अब हम चेक करेंगे कि DRR है कितना। सर DRR 25,000 का है, होना कितना चाहिए? 75,000। सर सबसे पहले ना आप कुछ करो ना करो, पहले तो आप DRR की एंट्री मार दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू DRR अकाउंट।
कितना है? 50,000 रुपए का और DRR बनाना पड़ेगा। $75,000 होना चाहिए, 25,000 ऑलरेडी है, तो डिफरेंस 50,000 का क्या बनेगा? DRR बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। DRR इन्वेस्टमेंट, जिसे बोला जाता है DRRI। हमने लास्ट लेक्चर में यह कवर किया था कि DRRI और DRRI और DRI, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट, और डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट दोनों सेम होते हैं। तो मेरा DRI कितना है? 1,12,500। 1,12,500 होना चाहिए, 1,12,500 है। तो क्या मुझे और पैसा इन्वेस्ट करने का नीड है? द आंसर इज नो। मुझे इन्वेस्टमेंट करने का नीड नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट हमने किस में किया है? रिप्रेजेंटेड बाय 10% सिक्योर्ड बॉन्ड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ 100 ईच। तब देखो 1,125 बॉन्ड है और हर बॉन्ड का फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपए। तो ये कितना हो गया? 1,12,500। और 1,12,500 पे सालाना कितना ब्याज मिलेगा? 10% का। ठीक है, ये जो भी बैलेंसेस है ये 1 अप्रैल 2021 के हैं। ठीक है, ये जो भी तामझाम है ये 1 अप्रैल 21 का तामझाम है। ठीक है, एनुअल कंट्रीब्यूशन टू DRR was made on 31st March every year। ठीक है, on 31st March 2022, मतलब इससे एग्जैक्टली आफ्टर 1 ईयर। March 22, बैलेंस एट बैंक वॉज 7.5 लाख बिफोर रिसीट और इंटरेस्ट। मतलब ब्याज मिलने से पहले का इंटरेस्ट कितना है? सर ब्याज मिलने से पहले का बैंक अकाउंट का बैलेंस कितना है? 7.5 लाख। द इन्वेस्टमेंट वर रियलाइज्ड एट पार, मतलब 1,12,500 को हमने बेचा तो कितना मिला? 1,12,500। एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, मतलब आपने 1 साल बाद डिबेंचर को रिडीम कर दिया। ठीक है सर, DRR क्रिएट हो गया, बिल्कुल। अब सीधी बात है, मुझे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन DRI। $1,12,500 का मेरा इन्वेस्टमेंट था। उस इन्वेस्टमेंट पे मुझे 10% सालाना ब्याज मिलता है। ये इन्वेस्टमेंट 1 अप्रैल 21 का था, पूरा 1 साल बीत चुका है, तो पूरे साल भर का ब्याज मिलेगा। और साल भर का ब्याज कितना है? 11,250। 11,250 रुपए का क्या है? ब्याज। वैसे ही हम डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं, डिबेंचर पूरा 1 साल चला तो उस डिबेंचर पे भी ब्याज आएगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। ओके, डिबेंचर कितने के है? 7.5 लाख के डिबेंचर है। हर डिबेंचर पे कितना ब्याज है? फेस वैल्यू पे 12%। तो 12% का ब्याज है इनटू साल भर का है। हां सर, ये साल भर का है, तो 7.5 लाख का
12%, 90,000 होता है। कितना होता है? 90,000। ओके सर, सॉर्टेड है यहां तक। अब आगे की बात करते हैं। सर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हम डिबेंचर रिडीम करने वाले हैं तो हमको इन्वेस्टमेंट को बेचना पड़ेगा। बिल्कुल, बेच दो। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन। अब आप क्या लिखोगे? DRI लिखोगे कि DRRI लिखोगे? जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितने का है? 1,12,500 का। कितने का है? 1,12,500 का। तो उतने का हम बैंक अकाउंट में इन्वेस्टमेंट बेच के पैसा ला लेंगे। अब डिबेंचर को हमें रिडीम करना है। डिबेंचर जो रिडीम हो रहे हैं वो प्रीमियम पे रिडीम हो रहे हैं। किस पे रिडीम हो रहे हैं? प्रीमियम पे रिडीम हो रहे हैं। क्लियर? तो अब 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। अब जो प्रीमियम पेएबल था, ये तो जब मैंने डिबेंचर इशू किया था तभी मुझे पता चल गया था। परफेक्ट। अब प्रीमियम पेएबल को मैं क्रेडिट करता हूं इशू करते वक्त। अब पे कर रहा हूं तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। डिबेंचर प्रीमियम पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओके, कितना है फेस वैल्यू? 7.5 लाख। और 10% हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, दैट इज 7.5 लाख का 10% होता है 75,000। तो टोटल हमने कितना दिया? 8,25,000 हमने पे किया है। टोटल कितना पे किया है? 8,25,000 पे किया है। ओके सर, ये भी सॉर्टेड है। अब जब हम डिबेंचर्स को रिडीम कर लेंगे तो DRR को क्या करेंगे? जेब में रखेंगे? नहीं, उसे भी हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा जनरल रिजर्व में। DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। कितना? 50,000 अभी का है, बैलेंस शीट में 25 दिख रहा है, टोटल 75,000। ओके, अब मुझे बात बताओ, डिबेंचर रिडीम कब हो रहे हैं? 31 मार्च 22 में। क्या वही मेरा ईयर एंड है? यस सर, वही आपका ईयर एंड है। तो अब क्योंकि रिडम्पशन ईयर एंड पे हो रहा है तो सर हमारे पास फुल अथॉरिटी है कि हम इसकी एंट्री कर सकते हैं। एंट्री नंबर 7, क्योंकि ईयर एंड पे हम आ चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन DRI अकाउंट क्रेडिट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और 8th नंबर एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। कितना है ये? ये है 11,250, 11,250 और ये है 90,000। अब एग्जाम में सुनो क्या करना है। ईयर एंड पे रिडम्पशन हो रहा है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री आएगी। बट यहां पे क्या ईयर एंड पे रिडम्पशन हो रहा है क्या? नहीं। ये जो पूरा तामझाम है ये 28 फरवरी को हो रहा है। ये तो ईयर एंड की बातें हो गई ना। तो एग्जाम में अगर ईयर के बिटवीन, साल के बीच में रिडम्पशन होगा तो हम ये दोनों एंट्री पास नहीं करेंगे। यह आपके रेफरेंस के लिए मैंने लिखा था, लेकिन इस क्वेश्चन में
क्या ईयर एंड पे रिडम्पशन हुआ है? हां। तो अब ईयर एंड पे रिडम्पशन हुआ है तो ये दोनों एंट्री कंपल्सरीली आपने लिखना चाहिए। आई रिपीट माई सेल्फ, यहां पे रिडम्पशन कब हुआ है? 31 मार्च को। क्या वो ही मेरा ईयर एंड है? यस। तो ईयर एंड पे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट ट्रांसफर होते हैं। परफेक्ट। यहां पे क्या ये मेरा ईयर एंड है? क्या 28 फरवरी मेरा ईयर एंड है क्या? नहीं सर, आपका ईयर एंड इस क्वेश्चन के अंदर 31 दिसंबर था। तो अब अगर रिडम्पशन 31 दिसंबर को हुआ रहता तो हम ये एंट्रीज पास करते थे, बट क्योंकि 28 फरवरी को हुआ है इसलिए हम एग्जाम में ये एंट्रीज पास नहीं करेंगे। आई होप सो सबको क्लियर है। ठीक है। ओके सर, आपने एक एंट्री भूल गए। हाँ, मैं एक एंट्री भूल गया, मैं इनको बैंक वाली एंट्री मारना भूल गया। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, मतलब अगर तुमको ये ध्यान आया तो तुम्हारा ध्यान है क्लास में, अदरवाइज तुम सो ही रहे हो। सुबह सुबह तुम्हारे लिए क्लास ले रहा हूं यार। और क्या चाहिए? सर आईसीआई मॉड्यूल में तो डायरेक्टली अकाउंट दिया हुआ है बेटा। अकाउंट जर्नल एंट्री से बनाओ तो बहुत अच्छा बैठता है, बहुत अच्छा बैठता है। ओके, इज एवरीवन क्लियर टिल हियर? सर आप नरेशन के बारे में कुछ बता दो। पहला, बीइंग DRR क्रिएटेड एज पर सेक्शन 71(4), ठीक है। बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, बीइंग इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, यहां पे इंटरेस्ट ड्यू हुआ है, यहां पे इंटरेस्ट पे हुआ है। बीइंग इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर, बीइंग इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड फॉर रिडम्पशन, बीइंग डिबेंचर रिडीम्ड, बीइंग जनरल रिजर्व DRR ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, बीइंग इंटरेस्ट ऑन DRI ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर। यही होते हैं नरेशन। नरेशन क्या होते हैं? सिर्फ जो आपके मन में ख्याल आया था उस ख्याल को लिखना है छोटे से लाइन में, मतलब 5, 6, 7, 8 वर्ड में लिखना है, जो आपकी इच्छा। ठीक है। बेटा मैंने कहां पे 75,000 लिया है? ये तो 7.5 लाख है। मैंने कहां पे 75,000 लिया है? ये 75,000 DRR का है। मैंने कहां पे लिया है? मेरे को समझा नहीं। सर ये जो है इसको प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं डालेंगे क्या? अरे बेटा मैंने आपको अभी कहा आईसीआई की बातें फॉर द टाइमिंग मत करो। ठीक है, आईसीआई की बातें फॉर द टाइमिंग मत करो। भरोसा करो कि आप जो कर रहे हो वो सही दिशा में जा रहे हो। उस चीज को अगर मैं पकड़ूंगा तो कंफ्यूजन बढ़ेगा। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अब हम क्या बात करते हैं? नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी।
कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी। और यस चेतन, अभी भी मैंने 71.4 ही कहा ना। हेलो गाइस, मेरे बात बताओ, मैंने यहां पे 71.4 ही कहा ना कि मैंने कुछ और बोल दिया? ये 71.4 की वजह से क्रिएट होता है। मैंने अभी 71.4 ही बोला ना। हेलो नॉक नॉक, बीइंग डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएटेड एज पर 71.4, वही बोला ना मैंने। आई रिपीट, ये 71.4 के तहत क्रिएट होता है। अगर मैंने रॉन्ग सेक्शन बोल दिया होगा तो प्लीज रेक्टिफाई मी। ये 71.4 के तहत होता है। सर बॉन्ड ऑफ गवर्नमेंट क्या होते हैं? अरे गवर्नमेंट एक तरह से आपको बॉन्ड इशू करती है, मतलब गवर्नमेंट आपसे कर्जा ले रही है। ओके, अच्छा, ही इज जस्ट रिपीटिंग। ओके भाई, मेरे को ना कभी कभी वो समझता नहीं है कि तुम रिपीट कर रहे हो कि तुम मुझसे पूछ रहे हो। वो तो वही बात होगी ना। वो कैसी बात हो गई? आई लव यू। अगर ऐसा मैं किसी को बोलूं, सपोज कोई फीमेल है, मैं उसको बोलूं आई लव यू, तो वो लड़की क्या करेगी बेचारी? पहला ऑप्शन, मेरे को थप्पड़ मारेगी। दूसरा ऑप्शन, अपने भाई को बताएंगे, उसका भाई मेरे को मारने आएगा। तीसरा ऑप्शन, वो मेरे नाम पे पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर देंगी। अब मैं पुलिस वाले को बोलूंगा, आपको पता है साहब, मैं ना वो लड़की को आई लव यू नहीं बोल रहा था, मैं जस्ट रिपीट कर रहा था वो चीज जो अभी अभी मैंने मेरे दोस्त के मुंह से सुन के आई है। ठीक है, मैं तो रिपीट कर रहा था ना, मैं तो बोला ही नहीं ना, मैं रिपीट कर रहा था सिर्फ। मेरे दोस्त ने अभी अभी किसी को आई लव यू बोला, मैंने वो सुना और वो जस्ट मैं रिपीट कर रहा था, और कुछ नहीं कर रहा था सर। ओके, तो ये जो तुमने सपोर्ट किया ना चेतन को कि सर वो तो सिर्फ रिपीट कर रहा था, बेटा रिपीट करने में ना आगे वाले को नहीं समझता कि वो रिपीट कर रहा। ठीक है। चेतन बोल रहा है मेरे मुंह से निकल गया। अरे भाई तूने टाइप किया, मुंह से कैसे निकला? हेलो चेतन, व्हाट आर यू अप टू ब्रो? और अगर मैंने किसी लड़की को आई लव यू बोल दिया तो चौथा ऑप्शन, मेरी बीवी मेरे को घसीट घसीट के मारेगी, ये चौथा ऑप्शन है। ठीक है, और मेरे को खौफ चौथे ऑप्शन से ज्यादा है। ठीक है, अच्छा, किसी और लड़की को बोले हो? इधर आओ, ये कुकर उठा के मुंह पे मारा, ये लो जाओ। अब किसको बोलना है? मैं किसी को नहीं, पहले इस तरफ से मारा कुकर, फिर इस तरफ से एक कुकर मारा। तो मैंने दो दो बार कुकर खाया। और मैं अपनी बीवी को अगर ऐसा बोलूं कि पता है मेरा फ्रेंड बोल रहा था इसलिए मैंने बोल दिया, हाँ तो मेरे को आके बोलना था ना, किसी और लड़की को क्यों बोले? ये लो तीसरी बार कुकर। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू द टॉपिक। पट से हेडशॉट, बेलन भी, हाँ हो सकता है बेटा, बेलन भी पड़े, ये भी हो सकता है, या चाय की केटली फेंक के मारे, कुछ भी हो सकता है। रूबी यू नीड टू इंप्रूव बेटा, वो 48 तक जाना चाहिए। चलो लेट्स मूव टू द लास्ट टॉपिक फॉर द डे। लेट्स मूव टू द लास्ट टॉपिक फॉर द डे। अच्छा, आपके पास मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं, जैसा आप बोलो, विल गो फॉर दैट।
इस पे हमें 2 क्वेश्चन करने हैं सिर्फ, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। मैं ये पूरा टॉपिक एक साथ कल ले लूं और इसके दोनों के दोनों क्वेश्चन खत्म करूं, ये ऑप्शन नंबर 1 है, या मैं अभी एक क्वेश्चन लूं, कल एक क्वेश्चन लूं और चैप्टर कल एंड करूं। पूरा कंसेप्ट एक साथ विद 2 क्वेश्चन की, अभी एक क्वेश्चन कल एक क्वेश्चन, जैसा आप बोलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी बताओ भाई, तुम सीए हो कि तुम प्रधानमंत्री हो कि तुम देश के सबसे रईस इंसान हो, बीवी किसी को नहीं बख्शती है। ओके, चलो एक कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कंसेप्ट तो समझ लेते हैं, कंसेप्ट समझ लेते हैं और एक आधा क्वेश्चन ट्राई भी कर लेते हैं। चलो, ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अ फ्रेश टॉपिक, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी। अब एक एग्जांपल देता हूं। कंपनी ने 10,000 डिबेंचर इशू किए, 10,000 डिबेंचर इशू किए, जिनका फेस वैल्यू है 100 रुपए, और ये रिडीम होंगे आफ्टर 5 years एट 105। चलो 110 रुपए पे रिडीम होंगे। तो ये इशू पार पे हुआ और रिडीम प्रीमियम पे हुआ। एक एग्जांपल करते हैं हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है। अब हमारा मैथ्स से चालू होगा, यहां जर्नल एंट्री नहीं है, यहां मैथ्स का कैलकुलेशन आएगा। ओके, एक कंपनी है जिसने 10,000 डिबेंचर इशू किए हैं, फेस वैल्यू 100 रुपए है और 5 साल बाद रिडीम होंगे 110 पे। कंपनी सेड कि 20% डिबेंचर कन्वर्ट हो सकते हैं इक्विटी में, और इस इक्विटी का फेस वैल्यू है 20 रुपए। सॉरी, इस इक्विटी का फेस वैल्यू है 10 रुपए, इस इक्विटी का फेस वैल्यू है 10 रुपए। एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा मैथ्स बिठाने दो। ठीक है, और हम इसका इशू प्राइस लेंगे 22 रुपए। हम इसका इशू प्राइस क्या लेंगे? 22 रुपए। तो जब हम कन्वर्ट करेंगे तो एक शेयर का वैल्यू क्या रहेगा? 22 रुपए ही हमारा भाव रहेगा जब हम कन्वर्ट करेंगे। अब मुझे आपसे एक चीज जाननी है, मैं चाहता हूं आप ट्राई करो। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डिबेंचर गेटिंग कन्वर्टेड into equity. Also calculate number of equity shares given on conversion. और यहां पे ना मैं तुमको एक हिंट देता हूं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर गिवन ऑन कन्वर्जन। हमने एक टॉपिक पढ़ा था, इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, उधर हमने एक फॉर्मूला यूज किया था। वही फॉर्मूले को अगर आप यूज करोगे तो आपको शायद आंसर आ सकता है। चलो ट्राई करो, 1 मिनट देता हूं इसके लिए, पूरा कैलकुलेशन कर लो। बहुत इजी है, लाइट टॉपिक है मैथ्स का।
सोच लो, अच्छे से समझ लो, मैंने बहुत सिंपल भाषा में लिखा है। चलो ट्राई करो बेटा, यही तो क्वेश्चन है। मैंने कोई कंसेप्ट नहीं पढ़ाया है, मैं चाहता हूं आप एक बार खुद से थोड़ा सोचो कि क्या हो रहा है। चलो ओके, अब आते हैं। सबसे पहले हमें कितना चुकाना है रिडम्पशन पे? 100 रुपए चुकाना है रिडम्पशन पे कि हमें 110 रुपए चुकाना है पर डिबेंचर? पहले उसका जवाब दो मुझे। अमाउंट टू बी पेड पर डिबेंचर ऑन रिडम्पशन, 100 रुपए कि 110 रुपए? सर 100 रुपए तो फेस वैल्यू है। 100 रुपए क्या है? फेस वैल्यू है। हम तो 110 पे रिडीम कर रहे हैं ना, तो 110 रुपए पर डिबेंचर देना है। टोटल अमाउंट पेबल सर, अगर 110 रुपए एक डिबेंचर पे देना है, ऐसे कितने डिबेंचर है? 10,000 डिबेंचर है, तो 110 इंटू 10,000, तो टोटल कितना पैसा चुकाना है? 10,000 इंटू 110, टोटल चुकाना है 11 लाख रुपए। टोटल कितना चुकाना है? 11 लाख रुपए चुकाना है। ठीक है सर। डिबेंचर वैल्यू दैट इज कन्वर्टेड इनटू इक्विटी। तो अब डिबेंचर वाले क्या बोलेंगे? भाई साहब देखो, तुम बोल रहे हो 20% डिबेंचर कन्वर्ट हो सकते हैं, तो अब तुम्हारे पास कैलकुलेशन करने के दो तरीके हैं। या तो 11 लाख का 20% लूं, जो कि आएगा 2,20,000। तो 2,20,000 वो अमाउंट है जिसके लिए हम इक्विटी शेयर इशू करेंगे। ये हो गया ऑप्शन नंबर 1। या ऑप्शन नंबर 2, टोटल 10,000 डिबेंचर है, इसका 20% इक्विटी में कन्वर्ट होगा, और इक्विटी में जब कन्वर्ट होगा मैं तो बोलूंगा कि भैया 100 रुपए फेस वैल्यू नहीं है, 110 रुपए फेस वैल्यू है। तो ये वो अमाउंट है जिसके लिए मुझे इक्विटी शेयर इशू करना है। तो नंबर ऑफ शेयर्स issued, number of shares allotted on conversion, total amount for which shares are given 2,20,000, total amount for which shares are given 2,20,000 divided by issue price per share। इशू प्राइस क्या है हमारा? 22 रुपए पर शेयर। तो 2,20,000 डिवाइड बाय 22, दैट इज 10,000 शेयर्स। तो हमने कन्वर्जन में कितने शेयर दिए? 10,000 शेयर दिए। कितने शेयर दिए? 10,000 इक्विटी शेयर दिए। सबको बेसिक मैथ समझा?
अगर आपको बेसिक मैथ समझ गया है तो हम एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि आपके मॉड्यूल का है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बहुत सिंपल वे में लिख के दिया, अब हम पढ़ते हैं कि क्वेश्चन इसे कैसे लिखता है, ठीक है मुन्ना। चलो राजा, एक बार आप पढ़ो इस क्वेश्चन को। मैंने थोड़ी बोला बेटा आपने गलत बोला, मैंने किसी को नहीं कहा आपने गलत बोला। क्वेश्चन ट्राई करो, एक लास्ट क्वेश्चन है फॉर द डे, इज्जतदारी से। तो 110 से करना चाहिए था। ओके, पढ़ लिया। चलो अब मैं पढ़ता हूं। XYZ लिमिटेड हैज इशूड 1012% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ₹100 ईच। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स 1000। कितने डिबेंचर है? 1000 डिबेंचर है। फेस वैल्यू पर डिबेंचर 100 रुपए। एक डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपए। रिडीमेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ 5 years अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द इशू। These debentures were redeemable at a premium of 5%. Redeemable at 5% प्रीमियम। मतलब दैट इज 100 रुपए के जगह मेरे को 5% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा? 105। टोटल अमाउंट पेएबल, टोटल अमाउंट कितना देना है? 1000 डिबेंचर, हर डिबेंचर पे 105 रुपए, प्रीमियम मिला के 1000 डिबेंचर, हर डिबेंचर पे 105 रुपए, तो ये हो गया आपका 1,05,000। इतना पैसा आपको चुकाना है जब आप ये डिबेंचर्स को रिडीम करोगे, ठीक है। डन। सर यहां पे वर्ड कन्वर्टेबल लिखा रहेगा हमेशा? हाँ बेटा, क्वेश्चन आपको मेंशन करके देगा कि कन्वर्टेबल है या नहीं। और कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में ये 12% इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट, और कुछ नहीं है, ठीक है सर। द डिबेंचर होल्डर ऑल्सो हैड अ ऑप्शन एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन टू कन्वर्ट 20% ऑफ देयर होल्डिंग इनटू इक्विटी शेयर। तो डिबेंचर होल्डर के पास ऑप्शन है कि वो 20% को कन्वर्ट करवा सकते हैं, किसमें? इक्विटी में, ऑफ 100 ईच एट अ प्राइस ऑफ 20। तो मेरा इश्यू प्राइस क्या रहेगा इक्विटी शेयर का? 20 रुपए। फेस वैल्यू क्या रहेगा? 10 रुपए। द बैलेंस इन कैश, और बाकी का पैसा हम कैश में दे देंगे। डिबेंचर होल्डर्स अमाउंटिंग टू ₹20,000। हेलो, डिबेंचर होल्डर अमाउंटिंग टू ₹20,000। अच्छा, ये जो 20,000 है ये फेस वैल्यू है। यस, ये 20,000 क्या है? फेस वैल्यू। तो क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि डिबेंचर होल्डर जिनके पास 20,000 रुपए के डिबेंचर है, अच्छा 20,000 रुपए के डिबेंचर है और हर डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपए। दैट इज, चलो कितना हो गया? 0,0,0,0, 200 डिबेंचर। आई रिपीट, डिबेंचर होल्डर
अमाउंटिंग टू ₹20,000। ये 20,000 क्या है? फेस वैल्यू। अब ये 25,000 टोटल फेस वैल्यू है। एक डिबेंचर का फेस वैल्यू 100 है, टोटल है 20,000 यहां पे, तो 20,000 डिवाइड बाय 100, तो 200 डिबेंचर जो कि होते हैं 20% ऑफ 1000 opted to convert their debentures into equity share। तो अब सर अमाउंट ऑन 200 डिबेंचर्स, तो 200 डिबेंचर, हर डिबेंचर पे 105 रुपए देने हैं। दैट इज आपको कितना पैसा चुकाना है? आपको कितना पैसा चुकाना है? 20,000 डिबेंचर, सॉरी 200 डिबेंचर, हर डिबेंचर पे 105 रुपए, तो ये हो गया 21,000। ये क्या हो गया? 21,000। तो सर नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू अमाउंट फॉर विच शेयर्स आर इशूड 21,000 डिवाइडेड बाय इशू प्राइस 20 रुपए, दैट इज कितने इक्विटी शेयर? 21,000 डिवाइडेड बाय 20 रुपए, कितने हो गए इक्विटी शेयर्स? 1,050 इक्विटी शेयर्स। कितने शेयर्स हो गए? 1,050। ओके। अच्छा, अब किसी के दिमाग में आ सकता है कि सर हम तो डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते थे ना ये। देखो बेटा, यहां पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि 20% का ऑप्शन है, लेकिन जरूरी नहीं है कि 20% डिबेंचर होल्डर अग्री कर जाए। इस क्वेश्चन में दोनों मैच हो जाते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज लाएंगे अपन 5 मिनट बाद, ठीक है। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशूड, इक्विटी शेयर गिवन आर 1,050, अमाउंट पेड इन कैश। देखिए सर, टोटल 1,000 डिबेंचर थे, 1,000 डिबेंचर में से 200 डिबेंचर तो आपके कन्वर्ट हो गए इक्विटी शेयर में। 1,000 डिबेंचर थे, उसमें से 200 डिबेंचर इक्विटी में कन्वर्ट हो गए, तो बचे कितने? 800। 800 डिबेंचर पे कितना रुपए देना है? 105 रुपए पर डिबेंचर। तो टोटल रोकड़ा मैंने कितना पे किया? 800 डिबेंचर, हर डिबेंचर पे 105 रुपए, दैट इज 84,000 रुपीस का रोकड़ा पे किया। कितना रोकड़ा पे किया? 84,000 रुपीस का रोकड़ा पे किया। अब ना इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा एक अमेंडमेंट लाना चाहता हूं। इधर क्या हो गया भाई? एक सेकेंड, एक सेकेंड रुक जाओ, यहां मैंने कुछ गड़बड़ी की है क्या? 1,000 डिबेंचर, डिबेंचर होल्डर्स अमाउंटिंग टू 20,000 ऑप्टेड टू गेट देयर डिबेंचर्स कन्वर्टेड इनटू इक्विटी एज पर द टर्म्स ऑफ इशू। ओके, सो सॉरी गाइस, माय बैड, माय बैड। फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द टाइम बीइंग हम आंसर को 2 मिनट इग्नोर करते हैं। मुझे और कुछ समझाना है आपको। एक्चुअली देर इज अ एरर फ्रॉम माय साइड। एक बार सुन लो क्या एरर हुआ है। ये तो सब सॉर्टेड है। क्वेश्चन ने क्या बोला? क्वेश्चन ने क्या बोला? क्वेश्चन ने ये बोला कि अगर आपके पास 10 डिबेंचर है तो उसका 20%
आप इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करवा सकते हो। मैंने पूरों को कन्वर्ट कर दिया, दैट्स माय फॉल्ट, सो सॉरी। क्वेश्चन ने क्या बोला, अगर आपके पास 10 डिबेंचर है तो उसका 20%, दैट इज 2 डिबेंचर को आप कन्वर्ट करवा सकते हो इक्विटी में, और बाकी का 80% के लिए हम आपको पैसा दे देंगे। ओके, अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे है 200 डिबेंचर, इनके पास ऑप्शन है, क्वेश्चन ने क्या बोला कि 20,000 डिबेंचर ने, 20,000 वैल्यू, रुपी वैल्यू के डिबेंचर ने यह ऑप्शन एक्सरसाइज किया। तब इनके पास डिबेंचर कितने हैं, 20,000 फेस वैल्यू का टोटल अमाउंट है, एक डिबेंचर 100 रुपए का, टोटल हो गया 200 डिबेंचर। तो 200 डिबेंचर का 20%, दैट इज 40 डिबेंचर इक्विटी में कन्वर्ट होंगे, और बाकी के 80% पे हम रोकड़ा देंगे, बाकी के 80 पे हम क्या देंगे, रोकड़ा देंगे। ठीक है, चिंता मत करो, एक और क्वेश्चन हम करेंगे। ओके सर, ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। 40 डिबेंचर, हर डिबेंचर पे 105 रुपए देने हैं, तो टोटल कितना पैसा देना है, 40 डिबेंचर, हर डिबेंचर पे 105 रुपए देने हैं, दैट इज 4,200 देने हैं। नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू 4,200 डिवाइड बाय, मेरा इश्यू प्राइस क्या है 20 रुपए, डिवाइड बाय 20, ये हो गया 210 शेयर्स, एंड अमाउंट पेड इन कैश टू डिबेंचर होल्डर्स ऑप्टिंग कन्वर्जन। इनके पास 200 डिबेंचर थे, उसमें से 40 डिबेंचर को मैंने कन्वर्ट कर दिया इक्विटी में, तो 160 डिबेंचर बचे, हर डिबेंचर पे 5 रुपए, 105 रुपए, दैट इज 16,800। दैट वॉज अ एरर फ्रॉम माई साइड, ठीक है, सो सॉरी फॉर द अर्लियर एरर, वो मैंने फ्लो में प्रोसीड किया था। आई डिडंट रेड कि जितने डिबेंचर आपके पास है उसका आपको मिलेगा, मैंने मान लिया कि ये 200 कन्वर्ट हो रहे हैं। आप समझे, मैंने पहले क्या माना कि पूरे के पूरे 200 कन्वर्ट हो रहे हैं, 200 डिबेंचर कन्वर्ट हो रहे हैं, किसमें, इक्विटी में। बट क्वेश्चन सेड कि ये 200 डिबेंचर ने ऑप्ट किया है कि हमें इक्विटी पे जाना है, तो जो ऑप्ट करेंगे उनका 20% हम इक्विटी में लेके जाएंगे। ठीक है, नॉनदलेस ऐसे हम एक दो क्वेश्चन और करेंगे कल के सेशन में। इज एवरीवन क्लियर, इज एवरीवन क्लियर। नाले को सॉरी तो बोला मैंने, तुमको नहीं लगता मैं सॉरी बहुत जल्दी बोल देता हूं, तुमने ऑब्जर्व किया होगा, मैं इंसान बुरा नहीं हूं भाई, एंड आई एक्सेप्ट कि मेरे से रॉन्ग इंटरप्रिटेशन हुआ है, मैं सॉरी बोलता हूं। तुम्हारा पेज वेस्ट हुआ होगा तो एक काम करना, 10 पैसे मेरे से बैच कंप्लीशन पे ले लेना, 10 पैसा, हां, और वो भी देखो कैसा। अब सुनो, तुमने इतने बड़े पेज पे यहां पे कहीं तो भी लिखा होगा, तो अब 10 पैसा पूरे पेज का होता है, मैंने आपका 40% पेज वेस्ट किया, तो 10 पैसे का 40% 4 पैसा होता है। 4 पैसा मल्टीप्लाइड बाय, अगर बैच में 20,000 बच्चे भी है तो कितना होगा, हो जाएगा। मैं अपने 3,500 के 4,000 के सैलरी में से ये अमाउंट दे दूंगा, ये अमाउंट में दे दूंगा। क्लियर भाई साहब, मैंने 20,000 बच्चे पकड़ लिया,
मैं 20,000 बच्चों ने देखा होगा और 20,000 बच्चों ने गलत लिख दिया होगा मेरे वजह से, मैं वो पैसा चुकाएगा। 800 रुपए अफोर्डेबल है मेरे सैलरी के हिसाब से। इंक का पैसा भी चाहिए क्या तुमको? चलो इसको हम 5 पैसा कर लेते हैं, तो ये 1,000 रुपए राउंड ऑफ। ठीक है, तो अपने अपने पेटीएम के नंबर भेज देना, मैं हर एक के अकाउंट में 0.05 रुपीज डाल दूंगा और मैं ठीक है अफोर्ड कर लूंगा। मैं इसलिए बोला ना बैच एंड पे, तो अभी मैं ना पीडब्ल्यू में फोन करूंगा, मेरे को ना इस महीने सैलरी 3,500 नहीं 3,700 रुपए देना, एक्चुअली बच्चों को चुकाना है। ओके चल, that's all for the day guys, love you all, bye, take care, this is Sirish Arora signing off। मिलते हैं कल के लेक्चर में जिसमें हम कन्वर्जन के बारे में और डिस्कशन करेंगे। और सिंस जर्नल एंट्री आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट मैं थोड़ी बहुत जर्नल एंट्रीज के बारे में भी डिस्कस करूंगा। क्लियर है मुन्ना? दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, दिस इज सीरिश अरोड़ा साइनिंग ऑफ। मिलते हैं कल सेम टाइम सेम प्लेस, दैट इज ऑन पीडब्ल्यू ऐप।